नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब्जेक्ट हम लोग का है फिजिक्स और टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस। ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप सोच रहे होंगे कहाँ पे पूछे गए हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीएचयू के डिफरेंट कोर्सेज में पूछे गए हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी नर्सिंग। हम लोग आज डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हमने आपको पहले बता दिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आज 5 क्वेश्चंस, जिसमें से हमारा जो 3 क्वेश्चंस है वो किस पर आधारित है, बीएचयू के जो मेन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और 2 क्वेश्चंस हमारे जेईई मेंस के रहेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आया कि सर जेईई मेंस का यहाँ पे क्यों डिस्कस हो रहा है, तो हम आपको बता दें कभी कभी क्या होता है कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं इस बीएचयू के जो कोर्सेज हैं, जैसे मान लेते हैं बीएससी बायो और बीएससी मैथ में खासकर। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे आपको भविष्य में जो पेपर देना है कहीं भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और हाँ, मेरा एक सजेशन और है। कुछ बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा नहीं है अभी तक, और या कैपेसिटर तो अभी पढ़ा नहीं है, तो क्या हमारे लिए वीडियो यूजफुल है या नहीं है। तो हम उनको सिंपल बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में या आगे मेरी जो इनकमिंग वीडियो होंगी, जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो जेईई मेंस के हों या फिर बीएचयू के हों, उसमें से हम उस क्वेश्चंस के सारे बैकग्राउंड को लेकर आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन पे विचार करके और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उस क्वेश्चन के सारे बैकग्राउंड पे विचार करके हम जाएंगे आगे। इसलिए जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हैं या उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को देखें, ये इनके लिए एकदम यूजफुल होगा, क्योंकि उनको सारा यहाँ पे पैटर्न समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज, ठीक, चार्ज, अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या उत्पन्न करेगा। ऑप्शन में आपको देख रहे होगा क्या क्या दिया हुआ है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड केवल करेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड करेगा, तीसरा दोनों कर लेगा, चौथा दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो देखते हैं, आइए चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार से, कब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कब हमारा दोनों एक साथ जनरेट हो जाएगा, क्या क्या कंडीशंस हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े हैं, ये सभी के लिए यूजफुल है। यहां पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि हमको अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो एक चार्ज मात्र दे दो बस। अगर आपने हमको चार्ज दे दिया तो हम वहां पे जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा चार्ज है Q और अगर ये रेस्ट पोजीशन पर भी है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो सर क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, हमारा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, अभी जरा रुको, मैंने क्या कहा कि अगर हमारा कोई चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। आपको इतना तो जरूर पता होगा कि ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर हमारा चार्ज अगर क्यू रखा हुआ है तो इस पर एक फोर्स एक्ट होता है जिसका फार्मूला होता है F = Q वेक्टर E, या आप अगर वेक्टर E = निकालो तो वेक्टर F/Q। क्या आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में कहीं वेलोसिटी दिखी? इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी नहीं दिख रही है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी पे हमारी ये निर्भर नहीं करती है। चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया फंडा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होगा। अगर हमारा चार्ज मोशन में हो, अगर हमारा चार्ज मोशन में है। अब देखो, मान लेते हैं कि किसी, जैसे हमारा चार्ज मोशन में है तो किसी एक फ्रेम में वो मोशन कर रहा होगा। मान लेते हैं कि उसी फ्रेम के पैरेलल एक और फ्रेम है जो उसी के साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, अच्छा ये जो हमारा फ्रेम में है चार्ज, ये तो रेस्ट पे है भाई, क्योंकि उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, इस फ्रेम के लिए ये क्या है, स्थिर है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो ये जनरेट क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। और आपको एक चीज और पता है
कि अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए, अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड ने हमको बताया था कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में अगर कोई चार्ज फ्लो होता है तो वहां पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी श्योर है आ ही जाएगी, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक आदमी स्थिर है, बैठा है और उसके सामने से चार्ज मोशन करते हुए से जा रहा है, तो ये क्या कहेगा, अच्छा एक चार्ज है जो मोशन में है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है, मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा चार्ज मोशन में है तो वो दोनों फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बताता हूं, ठीक है, अगर आपको इस तरह से कहीं आगे क्वेश्चन काउंटर करना पड़े तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। मान लेते हैं फर्स्टली अगर हमारा Q 0 है, नहीं मान लेते हैं अगर हमारा Q चार्ज है और इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो उसमें केवल केवल किसकी बातें होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर मान लेते हैं हमारा Q चार्ज है और ये मोशन में आ गया। सबसे अच्छा, मोशन में आने का भी इसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले और एक ये वेरिएबल वेलोसिटी से चले। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब आप समझ चुके होंगे कि चेंजेबल वेलोसिटी से, जो हमेशा चेंज हो रही हो। तो मानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और सेकंड नंबर हमारा क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। जब यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो मूव करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभी जस्ट मैं आपको पीछे बताया हूं। और जब हमारा चार्ज कोई वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो मतलब उस एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने की जो दर होती है, रेट होती है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारा वो पार्टिकल, हमारा वो चार्ज किस में है, एक्सेलरेशन में है। और अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, EMW। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इतना तो आपको पता चल गया। अब भविष्य में आई होप कि आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको इनकाउंटर करने में सक्षम हो गए हैं। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर में चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q है, और कुछ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं उनका ओरिजिन से, कि जो हमारा पहला वाला है वो 1 मीटर पे है, जो दूसरा वाला है वो 2 मीटर पे है, उसके बाद में 4 पर है, उसके बाद में ऐसे ऐसे करके 2 के मल्टीपल करते हुए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, देखो 1 2 4 8 और x हमारा किस में है, मीटर में है। तो ये पूछ रहा है कि ओरिजिन पे अगर हम लोग एक चार्ज रख दें, ओरिजिन पे मूल बिंदु पर अगर हम लोग एक चार्ज रख दें जिसका वैल्यू कितना है Q0, तो उन सारे चार्जेस की वजह से जो हमारे सारे चार्ज रखे हुए हैं इनफाइनाइट नंबर में, कितना फोर्स उस पर लगा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन की थ्योरी क्या है। देखिए इसका जो डायग्राम ऐसा है, एक बार आप डायग्राम को विजुलाइज कर लीजिए, तब आपको लगाने में क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं Q0 हमारा यहाँ पर है, क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है, अभी जो मैं आपको बना रहा हूँ ये क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है ना। और ये डॉट डॉट, जो इसका डिस्टेंस है वो 1 है, जो इसका डिस्टेंस है वो 2 है, इसका डिस्टेंस जो है वो 4 है, इस टाइप के ऐसे ऐसे। हाँ, डिस्टेंस सारे ओरिजिन से दिए हुए हैं, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक, अच्छा आपको एक बात पता है कि कूलॉम्स लॉ आपको पता है, कूलॉम का नियम, कूलॉम नियम क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं जिनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है या स्मॉल d है, तो उनके बीच में फोर्स लगता है, एक वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन फोर्स एक्ट होता है तो कितना होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा k क्या होता है, k होता है हमारा कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इतना आपको पता चल गया। खैर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने आपको वैल्यू से बता दिया। निकालते हैं हम लोग।
हम निकालते हैं कि क्यू नॉट पर हमारा एफ नेट कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कहता है कि हम अगर हमारे स्पेस में बहुत ढेर सारे हमको चार्ज दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि भाई हमको ये बता दो कि एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखेंगे कि फर्स्ट चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, सेकंड कितना, थर्ड कितना, फोर्थ कितना, फिफ्थ कितना, और उसके बाद में उन लोगों का हम लोग क्या ले लेंगे, एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, वही हमारा एफ नेट हो जाता है। तो मान लेते हैं हमारा F1 लग रहा है, फिर F2 लग रहा है, फिर F3 लग रहा है, F4 लग रहा है एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट नंबर में फोर्सेज हैं भाई, अगर इनफाइनाइट नंबर में चार्ज है तो इनफाइनाइट नंबर में फोर्सेज होगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, K Q नॉट Q अपॉन 1 का स्क्वायर, बताओ क्या होता है, R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सेकंड वाला क्या होगा, K Q नॉट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस K Q नॉट अपॉन, उसके बाद क्या था 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये हमारा इनफाइनाइट नंबर तक गया है। अब हम लोग क्या करें, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, K Q नॉट, एग्जैक्टली K Q नॉट, अंदर क्या हमारा बच रहा है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनिटिव नंबर तक गया है। दोस्तों जैसे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको तो नहीं शायद दिक्कत होगी, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारा एक क्या है, एक सीरीज है, इसका नाम क्या होता है, जीपी, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, इसका नाम क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी। उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से दिए हुए हैं नंबर ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट तक, तो इनका जो सम होगा वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर, और r क्या आता है, आप किसी भी सेकंड टर्म्स में उसके पहले वाले टर्म्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्मॉल r। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, K Q नॉट, और यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, फाइनली आपको मिलने वाला है 1 अपॉन 4। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन 4, और जब आप इसको इजी कर लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो फाइनली आपको मिलेगा 4 अपॉन 3 और K Q नॉट, और आप K की वैल्यू रख दो, K की वैल्यू, अच्छा K की वैल्यू यहाँ से आप लोग जान लीजिए क्या होता है, K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग इसको हो जाएगा, रख देंगे तो 4 पाई 3 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रख दो Q नॉट, हमारा आंसर ये आया। अब देखते हैं कि ये जो हमारा आंसर है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखो पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 4/3 Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ पे हमको कुछ बताना चाहते हैं। इस BHU वर्ड जो हमारा चैनल है, इस पर ये अपना कुछ ऑनलाइन कुछ कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो हमारा यहाँ पर जैसे BA आर्ट्स और सोशल साइंस हो गया, या BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ और बायो नर्सिंग, LLB, BA LLB के लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है शिक्षा वर्ड, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से आप डायरेक्ट अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने कुछ है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ फिगर बना हुआ है, ये कैपेसिटेंस है, ठीक। अब तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किया वो कहाँ से था, इलेक्ट्रोस्टैट से था, एग्जैक्टली। और जो हम लोग अब ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वो हमको क्या कह रहा है, एक पॉइंट हमारा P है, एक पॉइंट हमारा Q है, उसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालना, कैपेसिटी निकालना है किसका, कैपेसिटर्स का, कितना होगा P और Q के बीच में। अच्छा देखो, अगर आपको सिंपल तरीके से दिया होता है तो आप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉल्व कर ले जाते हो, या तो सीरीज में जुड़ा होगा या तो पैरेलल में। बट यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ क्या सीरीज में है और क्या पैरेलल में है। तो हम आपको इसको बताते हैं सॉल्व करने का तरीका कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, जैसे इस जहाँ पर आपको देखिए, जैसे हमारा पॉइंट P और इसको Q, इसको पकड़ लीजिए, ठीक। इसको सबसे पहले आप पकड़े रहिए। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट P है और यहाँ पे हमारा पॉइंट Q है।
एकदम अभी समझाऊंगा, एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा कि इतना खतरनाक जो सर्किट था इतना इजी गोइंग कैसे ब्रेक हो गया। अब देखो, अब आपको यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये जो हमारा एक जंक्शन पॉइंट ये है और एक जंक्शन पॉइंट ये है, यहां से ये जुड़ा तो इसने पूरा कवर कर लिया, यहां से जुड़ा तो ये पूरा पीछे वाला कवर कर लिया, ठीक है। तो जंक्शन पॉइंट को आपने खोज लिया कि हमारा जंक्शन पॉइंट कहां कहां पर है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको आपने नाम दे दिया 1, इसको आपने नाम दे दिया 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 और 2। अच्छा आप एक बात बताओ हमको, P और 1 के बीच में कितने कैपेसिटर हैं जो जुड़े हुए हैं, 4 माइक्रोफैरड के हैं। एग्जैक्टली कितने हैं, 4 माइक्रोफैरड के। देखो यहां से यहां तक 4 माइक्रोफैरड का है, ठीक है ना। तो बस इसको आप वहां पर ले जाके ड्रा कर दो। मान लेते हैं 1 हमारा यहां पर है, तो यहां से लेकर गए इसको ऐसे यहां पर ऐड कर दिए। मान लेते हैं हमारा ये 2 है और वो हमारा Q है, थोड़ा सा इधर लेते आते हैं Q को, चलो। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, P और 2 पे क्या हुआ, P और 2 के बीच में क्या है, P और 2 के बीच में 4 माइक्रोफैरड लगा हुआ है ना। चलो तो हम लोग इसको फिर से कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है 4 माइक्रोफैरड और ये भी हमारा क्या है 4 माइक्रोफैरड। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या लगा हुआ है, 8 माइक्रोफैरड का क्या लगा हुआ है, 8 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और 1 और Q के बीच में 4 माइक्रोफैरड का और 2 और Q के बीच में 4 माइक्रोफैरड का। तो देखो 1 और 2 के बीच में 8 माइक्रोफैरड का, इसका वैल्यू कितना है 8 माइक्रोफैरड। और 1 और Q के बीच में कितना है, आप मैं अभी आपको बताया कितना है, बताओ एग्जैक्टली 4 माइक्रोफैरड का। ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड का है, ठीक। अब देखो, अब ये सर्किट आपको आसान लगने लगी होगी और आई थिंक कि अब तक आप इसको सॉल्व भी कर चुके होंगे। अच्छा यहां से आपको कुछ दिख रहा है क्या ये कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का कुछ दिख रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये ऑफिशियली स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि बस एकदम इसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक। जैसे अभी तो आपने यहां पर भी देख लिया कि ये तो था व्हीट स्टोन, लेकिन किस एंगल से आपको दिख रहा था कि ये व्हीट स्टोन है, नहीं दिखा हमको। आपको दिखाना पड़ेगा उसको, एग्जाम में आपको एकदम लपेट के दिया रहेगा सर्किट को, आपको क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को तोड़कर ब्रेक करके एक इजी सर्किट हमको ड्रा करना है। ये हम रेजिस्टेंस के लिए बता रहे हैं आपको और फॉलो होता है हर एक के लिए, ठीक है। ये हमारा एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, ये मान लेते हैं R3 है और ये हमारा R4 है। और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और उसके बाद एक रेजिस्टेंस होता है। मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट C है और ये हमारा पॉइंट D है। हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये बीच वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा अगर ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज अपने बैलेंस पॉइंट पर है। और बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब R1/R2 का रेशियो इक्वल हो जाए R1/R2 इक्वल हो जाए R4/R3 के, तो क्या होगा सर, उस समय क्या होगा कि आपका जो ये वाला सर्किट है इसमें जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट C और पॉइंट D पर आपके जो विभवांतर होता है, जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो गया है, जिसकी वजह से VC माइनस VD हमारा 0 हो गया है। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वहां पर करंट जो है फ्लो नहीं होगी। तो इस हिसाब से हमारा ये रहा। अब इस हिसाब से इसको जरा देखो, इसको उठाओ, इस पर ओवरलैप करो और तब बताओ कि अब समझ में आ रहा है कि नहीं। सेम प्रोसीजर आप देख सकते हो, C1/C2 इज इक्वल टू C4/C3। क्या आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, 4/4 रेशियो दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये सर्किट हमारा तो बेकार हो गया, इस सर्किट का हमारा तो कोई काम ही नहीं है। जो हमारा मेन सर्किट है ये पूरा रह गया 4/4/4/4। अब देखिए आप यहां से 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड ये किस में है, सीरीज में है। ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड ये भी किस में है, सीरीज में है। तो यहां से आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं आप आसानी से। मान लेते हैं ये हमारा किस में है, C1 और ये हमारा C2 है। वैसे दोनों इक्वल है, C1 C2 मानना, C1 बराबर C2 बराबर C ही है। अब जैसे देखो, अब हम लोग मान ले 1/C क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2।
ठीक, अब दोनों ये तो बराबर हैं, 1/c प्लस 1/c, इसको लिख सकते हो आप 2/c, मतलब c बराबर हमारा क्या हो गया, c/2, c बराबर हमारा क्या हो गया, c/2, c डैश मान लेते हैं इसको। अब देखो c/2 इसका मतलब क्या है, 4/2 हो गया हमारा 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड ऊपर का आएगा और 2 माइक्रोफैरेड चूंकि ये भी सीरीज में है तो 4 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, फिर फाइनली हमको मिलेगा 2। तो 2 हमारा इधर और 2 हमारा इधर, और ये दोनों किस में है, किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल का आपको पता ही है कि कितना होता है, C = C1 + C2 होता है। और इस हिसाब से C जो हमारा होगा वो हो जाएगा 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरेड। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में जो मेन हमारा फंडा समझना था कि इस 8 माइक्रोफैरेड का हमको यूज नहीं करना था। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और आप गलत ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे। तो देखते हैं कि हमारा 4 माइक्रोफैरेड किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। 4 माइक्रोफैरेड, ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, इसमें हमारा ऑप्शन सही है 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब आपको पूरा समझ में आ गया। मैंने आपसे क्या कहा फिर से एक बार सुन लीजिए, जहां जहां पे जंक्शन पॉइंट है आप उसको पकड़ लीजिए और उसके बाद में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जिसके बीच में निकालना हो उसको फिक्स कर दीजिए। फिर उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट के देखिए कि कहाँ P1, जैसे यहाँ से P1 के बीच में क्या है, P2 के बीच में क्या है, 1 2 के बीच में क्या है, 1 और Q के बीच में क्या है और 2 और Q के बीच में क्या है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये सब पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा और आगे आपको जो एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इसको काउंटर करने में आप सक्षम हो चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक जो हम लोगों 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बीएचयू के प्रीवियस ईयर में आया था, और जो हमारा ये 4th नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा जेईई मेन 2019 8 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बी केयरफुल। क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन एक्चुअली में कहा क्या रहा है। पहले लिखा है कि एक हमारा वोल्टेज रेटिंग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। आपको भी पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होंगे, आपके दिमाग में कुछ चलने लगा होगा कि कैपेसिटर होगा जो पैरेलल होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हों, वो दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए शेप में। ठीक इस प्रकार से हम लोग बताते हैं कि वो पैरेलल प्लेट हैं, और मैक्सिमम ऐसे होता भी है कि दोनों पैरेलल लगे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं अगर आपको ऐसा दे दिया है कि क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपसे कोई पूछ लिया सडनली, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, 500 वोल्ट, आपको 500 वोल्ट उसका वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विद स्टैंड ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, जो जो क्वेश्चंस में हमको डाटा गिवन है उस डाटा को एक जगह कहीं नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो देखते हैं हमारा ये जो खूबसूरत सा जेईई मेंस का क्वेश्चन 2019 का है, कैसे इसको हम लोग काउंटर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज हमको क्या दे रखा है, 500 वोल्ट। उसके बाद क्या दे रखा है, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूछ रहा है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर सकता है, इसका मतलब हमको ई भी मिल गया। कितना दे रखा है, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। आपको यूनिट सब आता है, यूनिट ये ई का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि ये यूनिट कहां से निकल कर आया, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, द प्लेट एरिया इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। मतलब हमारा क्या है, एरिया भी हमको दे रखा है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिकोफैरेड। और क्या दे रखा है, हमसे पूछ रहा है के बता दीजिए कि हमारा के की वैल्यू, के मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं के को। ध्यान रखिएगा, के बराबर एप्सिलॉन आर होता है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या कभी कभी इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी नाम चेंज करके भी पूछ लेता है। अब हमको निकालना है के, और एक चीज हमको और दे रखा है, हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कितना है किसी कैपेसिटर का, ये है हमारा सी दिया है हमारा 15 पिकोफैरेड,
इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तो 15 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड ये हमको मिल गया। और कुछ दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया है, ठीक है, क्या दिया हमको, एप्सिलॉन नॉट की, ये तो सबको पता होता है 8.85, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है उतना ठीक है, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है। अच्छा, आपको एक फार्मूला पता ही होगा पैरेलल प्लेट के लिए, वो फार्मूला क्या है, मान लेते हैं कि हमारा ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको थोड़ा सा हम व्यू दे देते हैं फिगर्स के हेल्प से, जिससे आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। मान लेते हैं हमारा V वोल्ट है, ये क्या हमारा V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे भरा हुआ है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है और एरिया जो है वो मान लेते हैं A है और जो इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो C है। इतना आपको पता चल गया कि क्या है, ये C है। उसके बाद में हमको एक फार्मूला पता होता है C = K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या आपको पता था? अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए कि अगर हमारा कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच का सेपरेशन, जिनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d, उनका एरिया कैपिटल A और उन पर कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर वो C है और उन पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो हमारा फार्मूला होता है C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये फ्री स्पेस में रखा होता है तो K की वैल्यू बदलती रहती है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द प्रयोग का होता है कि इसमें हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ही वैल्यू देता है, ऐसा करके। चलो अब देखते हैं। अच्छा, इतने से तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, ये फार्मूला रट लिए और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमको क्या है, वोल्ट को भी इंक्लूड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंक्लूड करना है। कैसे कैसे इसको हम लोग इंक्लूड करें? क्या आपको एक फार्मूला पता है? क्या आपको एक फार्मूला पता है? dB = क्या होता है, माइनस में E.dx। क्या आपको ये फार्मूला पता है? नहीं पता था तो हम बता देते हैं। ये क्या होता है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला, चूंकि इसका हमें डी का नहीं यूज है यहाँ पर, ये बहुत ही मिनिमम के लिए होता है यूज, तो हम लोग अब पूरा, चूंकि सारे का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे V = E इंटू डी। क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस से भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हमारा यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसलिए हम नेगेटिव को भी यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, D = V/E। यहाँ से हमको एक चीज मिल जाएगा, D = V/E। इतना आपको समझ में आ गया। इस वैल्यू को ले जाके इसमें रख दो तो C = क्या मिलेगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, जब D की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो B/E, E चला जाएगा आपका ऊपर, तो हमें मिलेगा E/में V। अच्छा, अब आप सोचो कि निकालना क्या है, K निकालना है, तो K को आपको ट्रांसफर कर लेना है। K = क्या मिलेगा, C × V और अपॉन में आपको मिलने वाला है एप्सिलॉन नॉट A और हमको मिलेगा E। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू आपको गिवन है, आपको ले जाके सारी वैल्यू को यहाँ पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं हमारा C क्या दे रखा था यहाँ पर। देखिए 15 पिकोफैरेड, 15 × 10⁻⁻12, तो 15 × 10⁻⁻12 पिकोफैरेड, नहीं सॉरी फैरेड में केवल रहेगा -12, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वोल्टेज कितना हमारा था, वोल्टेज आप देखिए, वोल्टेज 500, ठीक है, कितना था हमारा वोल्टेज 500। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.86 करके दे रखा है, तो आप वही यूज कर लो, उससे कोई खैर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू और क्या है एरिया आपको पता है 10⁻⁻4, तो एरिया आपको दे दिया 10⁻⁻4। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर था, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, तो यहां से आपको मिलेगा 10⁻6। अब बस आपको क्या करना है, इसी को इजी करना है, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये कट गया, कट्टी कुट्टा, 15 × 5 × 10⁻2 लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सर। 8.86 इंटू 10⁻, फिर से 2 मिलेगा, 2 से कैंसिल करेगा। अब देखिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे मत पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश मत करना, राउंड अप वैल्यू करके अपना काम चला लेना। जैसे 15 × 5 = 75 हमको मिल गया, ठीक। 8 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8.86। चलो राउंड अप वैल्यू लेते हैं, इधर एक ट्रांसफर करते हैं 9 और इधर एक ट्रांसफर करेंगे तो ये टोटल 9 बन जाएगा।
देखिए आप बोर्ड वोर्ड में ऐसा मत करिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक राउंड अप वैल्यू के लिए, ठीक। आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तब निकालना है जब आपको नियर अबाउट 8 पॉइंट, पहले ऑप्शन में दे रखा है 8 पॉइंट समथिंग, सेकंड में भी दे रखा है 8 पॉइंट समथिंग, तब आपको भाई एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 8 पॉइंट तो समथिंग आएगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर बताना आपका, मेरा यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या है कि आप जो इन फ्यूचर आपका एग्जाम होने वाला है आप उसके लिए सजग हो जाइए, क्योंकि आपको उसमें टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आपको पूरा वहाँ पे छापना नहीं है, एकदम आराम से, एकदम इजी गोइंग, आपको केवल पकड़ने हैं ऑप्शन। जैसे हमको मिला यहाँ पे कि 9 8 जा 72 होता है, उसके बाद हम एकदम रुक जाएंगे, हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में केवल 8 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन हो, अगर ऐसा होगा तो वही हमारा करेक्ट होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो हमारा गलत ऑप्शन होगा। तो आइए सर देखते हैं कि क्या होगा। आपको दिख गया ना, देखो 3.8, 4.5, 6.2। अब यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं, यहां पर 8.5 दिया है, अब आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू करके देख लेना, ठीक। लेकिन हम आपको यही सजेशन करेंगे कि आप यहां पर कैलकुलेशन करते समय राउंड अप वैल्यू लेके सॉल्व करने का प्रयास करिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश तब करें जब आपको, जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन में यहां पे 8.5 लिखा है और यहां पे लिख देता 8.7, यहां पे लिख देता 8.6, तब तो भाई कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तब हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो हमारे पास सुनहरा मौका था, हमने 8.5 जैसे 8 देखा तो उसके बाद हमको क्या लेना देना, ये हमको यहाँ पे मिल गया, बस काम खत्म। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जेईई मेंस 2019 में आया था, आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आई। लिख लेते हैं E इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और क्या दे रखा उसके आगे आई कैप। आई कैप क्या होता है? आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करना चाहोगे तो 1 आएगा केवल, ठीक। इसके लिए उसका नाम यूनिट वेक्टर पड़ चुका है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर ई आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं, तो हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में। उसके बाद क्या कह रहा है? वेयर इज इन न्यूटन पर कूलम। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न्यूटन और कूलम के उसमें दिया हुआ रिस्पेक्ट में उसका। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बता दीजिए हमको कि जो हमारा ई है इसका भी हम लोग वोल्ट पर मीटर कहीं पढ़ते हैं, ये न्यूटन पर कूलम कहाँ से आया? तो आप देख लीजिए, आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई होता है, ठीक है। आप E को यहाँ से ट्रांसफर करो F अपॉन Q, और F हमारा क्या है? न्यूटन में, और Q हमारा किस में जाएगा? कूलम में, तो वही बनाया हुआ है न्यूटन पर कूलम। आगे चलें, एंड x इज इन मीटर्स, तो x हमारा इसमें मीटर में है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर a इज इक्वल टू 20 SI यूनिट एंड b इज इक्वल टू 10 SI यूनिट। ये कह रहा है कि जो हमारा a है, कांस्टेंट a, जैसे कांस्टेंट a है और हमारा कांस्टेंट b है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखे हैं ये 20, वो भी SI यूनिट में, और b हमारा दिया है 10 SI यूनिट में। तो इसकी वैल्यू को नोट कर लेते हैं, कितना दे रखे हैं, कितना दे रखा है ये वैल्यू? a इज इक्वल टू हमको दे रखा है 20 SI यूनिट में, और जो हमारा b है वो क्या है? 10 SI यूनिट में, 10 SI यूनिट में। इफ द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 1 इज b1, हमको कंडीशन दे रखा है। अब देखो हमको क्या दे रहा है, ये कंडीशन दे रहा है धीरे धीरे। अगर हमारा x इज इक्वल टू 1 ले लें, x हमारा कितना था? मीटर में। अगर हम लोग x 1 मीटर एज्यूम करके चलें तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो हमारा b1 हो रहा है, और अगर हम लोग x इज इक्वल टू -5 मानकर चलें तो हमारा v2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हमको फाइंड करना है b1 माइनस b2, ये हमको फाइंड करना है यहां से। कि चलो अब देखते हैं, जैसे देखो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में एक फार्मूला देखें, जैसे आपको मैंने बताया था कि आगे चल के मैं उस फार्मूले के बारे में और बताऊंगा। ये होता है, वो फार्मूला क्या है? dB इज इक्वल टू माइनस में E डॉट dx। क्या आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि dB इज इक्वल टू माइनस में वेक्टर E डॉट dx। तो वेक्टर फॉर्म यहां से हम लोग हटा दिए हैं, ठीक। अभी हमको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हम लोग इसको करते हैं इंटीग्रेशन। हम लोग इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ये डॉट लगा है, चलो
अब इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ लिमिट तो रखना पड़ेगा, ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग लिमिट किस तरह से, इसमें सबसे मेन मुद्दा जो है वो लिमिट का है। अब देखो, जब x इज इक्वल टू 1 था तब हमारा v1 है, जब हमारा x इज इक्वल टू 1 तब हमारा ये आ रहा है b1, और जब x हमारा -5 तब हमारा आ रहा है b2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग चूंकि यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का हमारा यहाँ पे जो लिमिट होगा x का होगा, और यहाँ पे चूंकि हम dv कर रहे हैं तो हमारा v का होगा। तो हम लोग जब यहाँ पे x1 ले लें अगर, तो यहाँ पे हमारा v1 आएगा, और जब हम लोग x2 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे v2 आ रहा है। बस इतना समझ में आया? फिर से देख लो, x इज इक्वल टू 1 पर हमारा v1 है और x इज इक्वल टू -5 पे v2 है। बस x1 पे हमारा v1 और x2 पे हमारा v2 है, काम खत्म। बस यहीं तक आपको सोचना था कि लिमिट हमको कैसे रखना है और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कोरिलेट करना है। इस फार्मूले को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, अब देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। वैल्यू तो चलो हम लोग रखते हैं और तब चेक करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। हमको मिल रहा है dB इज इक्वल्स टू माइनस में e डॉट dx। हमने यहाँ पे रखा है b1 से b2 और यहाँ से हम लोगों ने रखा है x1 से x2। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट रखोगे तो v2 माइनस b1 यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से जब हम लोग रखेंगे तो ये माइनस बाहर कर देते हैं। x1 हमारा क्या है 1 है और ये हमारा -5 है, और ई वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कितना था। अब वैल्यू रख दो यहाँ से, देखो यहाँ से आप एक काम करो वैल्यू रख दो। जैसे ये ax है, ax हमारा क्या है 20x है, क्या है 20x, और b हमारा कितना है 10, यहाँ पे हमको दे रखा है b 10 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 20x प्लस 10, 20x प्लस 10। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे 20x प्लस 10, यहाँ पे हम लोगों ने रखा 20x प्लस में 10, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि dx जो हमारा ये i कैप में दे रखा है, हम लोग इस पे क्या लगा रहे हैं i कैप, तो जो हमारा dx आएगा वो भी तो उसी के रिस्पेक्ट में जाएगा। अगर हम लोग उसको दूसरे जगह से ले लेंगे कि ये हो गया के हो गया, तो आप इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे इसका, ठीक? क्यों? क्योंकि अब ये हमारा दोनों सिमिलर क्वांटिटी में आ गए हैं। तो इतना तो ठीक है जनरली। अब हम लोग माइनस को इधर लेकर चले आए तो b1 माइनस b2 मिल जाएगा, यहाँ से हमको 1 और यहाँ से हमको मिल गया -5। अब हम लोग करते हैं डायरेक्ट, चलो अच्छा पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे मान लो कि ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हो गया। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर b है। वेक्टर a जो हमारा है वो i है और i के डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव x में है, और dx ये भी हमारा पॉजिटिव x में है, तो मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। बस क्या करना है, तो 20x प्लस में 10 और आपको ले लेना है dx, बस काम खत्म। अब यहाँ से आपको मिल गया b1 माइनस b2 और यहाँ से आपको मिल गया 20x का, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 20 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में ये मिलेगा हमको 10x, और हम लोग लिमिट यहाँ पे क्या रखेंगे 1 से -5। आपको पता है इंटीग्रेशन में अगर हमको कहीं दिया है x के पावर n dx, हम लोग लिख सकते हैं x के पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, ठीक है। ये हमारा हो गया v1 माइनस में v2 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग कट कर दें तो 10 मिलेगा और 10 कॉमन ले लो यहाँ से, तो अब आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में x, और यहाँ से मिलेगा आपको 1 और ये -5। आगे क्या मिलेगा, यहाँ से आप लिख सकते हो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, सबसे पहले 10 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट रखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे -5 का स्क्वायर और -5, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 10, यहाँ पे बाहर आने दो, यहाँ से हमको मिला है 25 और -5, और यहाँ से हमको मिल रहा है क्या 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -1 प्लस 1 ये पूरा हो गया, ये 10 हो गया, और ये 25 और -7, और आपको मिला फाइनली 10 इंटू 18 इज इक्वल टू 180 वोल्ट। तो देखते हैं कि 180 वोल्ट हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। 180 दो ऑप्शन नंबर सी,
तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें हमने वेक्टर ई को देखा कि वेक्टर ई हमको ये गिवन है, उसके कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने अलग से दे रखी है। फिर हमने क्या किया कि हमने आपको एक रिलेशन बताया वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल दिया और उसके बाद में हमने क्या किया कि अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, स्पेसिफाइड लिमिट रखने पर। वो लिमिट क्या थी, जब हम लोग, चूंकि यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x की लिमिट आएगी, यहाँ पे v है तो यहाँ पे v की लिमिट आएगी। ये दे रखा था कि x अगर 1 है तो हमारा b1 होगा, जब x1 था तो b1 और x2 था तो b2। उसके बाद में हम लोगों ने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से b1 b2 x1 से x2 माइनस में e डॉट dx मिला हमको, b2 माइनस b1 माइनस में ये हमारा 5 है, ठीक है, लिमिट हमने रख दिया। और इसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट देखना था, प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कैसे होगा प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे b है और ए बी कॉस थीटा होता और थीटा हमारा 0 है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती। तो इस प्रकार से हमने पूरा सॉल्व किया और फाइनली हमको मिला b1 माइनस b2 बराबर 180 वोल्ट, मतलब 180 वोल्ट का हमको आंसर यहाँ पे मिल गया। आई होप कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये हमारा क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके सुझाव की हम स्वागत करते हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको जरूर अवगत कराइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक थैंक यू।